स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड होप्स हो कि आप सभी का केमिस्ट्री का आज का पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा। एंड अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही लाइक डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, ना ही बहुत इजी था और मतलब मॉडरेट लेवल जिसे हम कह सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी रही, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जो है बच्चों को परेशान किया, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट था। राइट बच्चों, आज की इस क्लास में हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास है लाइक 56/2 लाइक सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 के लिए आज हम यहाँ पे आंसर की डिस्कस करेंगे, दैट इज 100% करेक्ट। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं, एमसीक्यू पार्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ए में कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो आपसे पूछा गया था कि विनाइल क्लोराइड क्या होता है। तो जैसे कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अगर दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, दे बोथ आर द विनाइल कार्बन एटम, है ना, ये दोनों ही विनाइल कार्बन एटम होते हैं। और अगर विनाइल कार्बन एटम के साथ अगर कोई हेलोजन एटम अटैच होता है तो वो विनाइल हैलाइड कहलाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो 2 था, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C and single bond Br and single bond CH3। so you all know that this is the vinyl carbon atom। तो ऑप्शन बी जो है वो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा था COEN का होल ट्वाइस एंड Cl2 पॉजिटिव। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पूछी गई थी जो कि बहुत इजी था। आप जानते हैं कि EN की अगर हम बात करेंगे, EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है ना। तो मतलब ये एक बार में 2 वैलेंसी यानी कि 2 डेटिव बॉन्ड्स बनाता है। तो मतलब एक इथाइलिन डाइअमीन की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 2 होगी। अब EN जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेंसिटी लेते हैं और लिगेंड का मल्टीप्लाई करते हैं। तो EN यहाँ पे 2 टाइम्स है और इसकी डेंसिटी कितनी है, 2। और क्लोरीन की बात करेंगे तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो इसके लिगेंड लेंगे, इसके लिगेंड कितने हैं, 2 और इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2। तो ओवरऑल जो डेंसिटी यहाँ पे निकल के आएगी और इस कंपाउंड के लिए वो कितनी निकल के आएगी, 6। तो आई थिंक यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में यहाँ पे डेंसिटी जो दे रखी है वो 6 दे रखी है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था कि व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द फिनॉल इट फॉर्म्स ए डाई, यानी कि जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ ट्रीट करता है तो एक डाई का फॉर्म करता है, और डाई फॉर्म करता है तो उनमें से कौन सी रिएक्शन होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं बच्चों। ठीक है, दिस इज द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी ट्रीटमेंट किससे कराएंगे, फिनॉल के साथ करेंगे। तो ये यहाँ पे फिनॉल है, पैरा हाइड्रोजन फिनॉल का यूज करते हैं जो कि HCl के साथ साइड कंपाउंड क्या निकालता है बच्चों, HCl। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है और ये दोनों यहाँ पे अटैच होकर के यहाँ पे इस तरह से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज अ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज रेड डाई होती है। और आई थिंक अभी सभी जानते हैं कि जो ये रिएक्शन जो हो कपलिंग रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के बारे में हमने जो आपकी वन शॉट वीडियो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी हमने डिस्कस किया था। सो दैट इज वेरी इजियर टू लाइक डिसाइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमसे यहाँ पूछा गया है कि द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम, यानी R वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रही है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ करना है। सो दैट इज वेरी इजी। आपने कई बार यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए होंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक नेगेटिव स्लोप यहाँ पे आपको मिलती है। एंड नेगेटिव स्लोप जो है वो किसके बराबर होती है, -k के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट होगा, जिसमें आपको स्लोप की जो वैल्यू रखी है -k रखी है। सो दैट इज वेरी इजी टू डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, यानी प्रोटीन जो है किसके पॉलीमर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बस अगेन इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। इसमें कहा गया एमिनो एसिड्स, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ लाइक जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स एक लिंकेज जैसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड होते हैं तो पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
और जब इस तरह के काफी सारे पेप्टाइड्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन और स्ट्रक्चरल चेन और ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स which are the polymers of the peptides and peptides are the polymers of the amino acid। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, मतलब सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो एमिनो एसिड्स होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 5 वाले का बी ही रहेगा, दैट इज द एमिनो एसिड्स। उसके बाद है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन पूछा है कि SN1 में होगा कि SN2 में होगा, नाइदर SN1 और SN2 और SN2 एज वेल एज SN1। तो आपको बहुत ज्यादा इजी ये क्वेश्चन था। आपको पता है कि जब भी SN2 रिएक्शंस होती है तो SN2 रिएक्शंस में क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है कि जब इसका सब्स्टिट्यूशन जो है OH नेगेटिव से करेंगे तो यहाँ पे लाइक इस तरह से आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन जो होती है वो SN2 होती है, लेकिन SN1 की अगर हम बात करेंगे तो SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों को देखने को मिलता है। तो अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में ये लिखा है कि नाइदर इन SN1 और नॉट SN2, ना SN1 में और ना SN2 में है। तो SN2 में तो सही है कि वहां पे और रिटेंशन नहीं होता, लेकिन SN1 में तो होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 6 वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में कंफर्म जो है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से सुनेंगे। एन एजेट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स विल हैव द बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन either of the two liquids when it shows the negative deviation from the Raoult's law and form ideal solution and shows the positive deviation from the Raoult's law and it saturated। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो कि लाइक मतलब कहा है कि एक ऐसा एजिट्रोपिक मिक्सचर है जो कि उस एजिट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिलाए के दोनों लिक्विड से जो कम है। तो ऐसा कब होता है जब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आता है। तो पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे आप जब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ के लिए लाइक आइडियल सॉल्यूशन की जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है और लाइक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ सभी को बनाना आता होगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। लाइक इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, यहाँ पे ये होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। सो यहाँ पे सर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज सी। सी में कहा गया है शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, यानी कि एक ऐसा एजेट्रोप्स जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वही जो है उसी का जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आइदर ऑफ लिक्विड मतलब मिलाए के दोनों लिक्विड से जो है वो कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी रहेगा। ठीक है, तो 7 तक हमने यहाँ पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या कह रहा है? 8 में कहा गया है which of the following solutions of KCl will have the highest value of molar conductivity। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए में कहा गया 0.01 m एंड ऑप्शन बी में कहा गया 1 m, ऑप्शन सी में कहा गया 0.5 m एंड ऑप्शन डी में कहा गया 0.1 m। और पूछा गया है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो फॉर्मूला होता है K1000, राइट। और अपन में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अपन में यहाँ पे होता है मोलैरिटी। तो लैम्डा m को अगर यहाँ पे मोलैरिटी से रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे 1/m हो जाएगा, मतलब मोलैरिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम आएगी, और जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। तो आई थिंक सभी आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए में यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो सबसे कम है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा कि KCl सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.01 कैपिटल M है, मोल इनटू डेटा इनवर्स है, वो यहाँ पे लाइक उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी था। Which of the following does not give the Kenny-Darrow reactions? तो Kenny-Darrow reactions कौन नहीं देता है ना? कौन नहीं देता है? जिसके पास अल्फा H होता है। जब अल्फा H होता है तो कौन सी रिएक्शन देते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और जिनके पास अल्फा H नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? Kenny-Darrow reactions देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे दिया था CH3 का होल थ्राइस। तो होल थ्राइस को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे एंड यहाँ पे था CHO। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो वहां पे CH3 का होल ट्वाइस था, तो होल ट्वाइस को कुछ इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे था आपका CHO। ये ऑप्शन ए है, ये बी है। ऑप्शन सी में यहाँ पे बेंजीन पे रखा था, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के बाद यहाँ पे बेंजीन थी। और ऑप्शन डी में हम बात करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड था HCHO। ठीक है,
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे बेंजाइड में अल्फा एच नहीं होता है, इसमें भी अल्फा एच नहीं होता है, और यहाँ भी अल्फा एच नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, ऑप्शन नंबर बी CH3 का होल ट्राइल CH जो है यहाँ पे केमी चारो रिएक्शंस नहीं देगा, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, और क्योंकि जिन्होंने डीप स्टडी नहीं करी है तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा भी अगर जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा है तो ये बहुत इजी था। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि नेम रिएक्शंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर वर्ड एग्जाम। अब बेटा हम क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। तो 10 में कहा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन जो फिजिबल होगी, CH3 CH2 और यहाँ पे Br, इसकी रिएक्शन यहाँ पे कराई गई है Na पॉजिटिव, यहाँ पे O और यहाँ पे C, और यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस है, तो होल थ्राइस को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे होल थ्राइस को लिख देंगे। एंड गिव्स आउट के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज अ CH3 CH2O और यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस। तो होल थ्राइस को कुछ यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये वाला ईथर बनेगा। और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन बी में कहा गया CH3 का होल थ्राइस, तो CH3 का होल थ्राइस C को इस तरह से लिखा जाएगा, और यहाँ C है और इसके रिएक्शन Na पॉजिटिव O एंड CH2 और यहाँ पे CH3 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे ईथर इन्होंने बना के दिया हुआ है, CH3 CH2O और यहाँ पे C, यानी कि ऊपर वाला ईथर है, CH3 का होल थ्राइस यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, ऊपर वाली या फिर नीचे वाली, या फिर दोनों में से कोई भी। तो अगर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ईथर के फॉर्मेशन के टाइम पे जब यहाँ पे जो भी बेस यहाँ पे फॉर्म हो गया, जैसे कि मान लो कि एल्कोहल होता है, स्टार्टिंग आपने पढ़ा, मैंने जैसे कि हमेशा कहा है कि नेम रिएक्शंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम और फॉर एनी एग्जाम, है ना, फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस है, जिसमें यहाँ पे टर्शरी एल्कोहल लिया था, टर्शरी एल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा, सोडियम का सॉल्ट यहाँ मिलेगा, एंड उसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से यहाँ पे करें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन जो फिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्सी सोडियम सॉल्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि अगर इस बॉन्ड को रन तोड़ते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये वाला घर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे ब्रोमीन को हटा करके 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देगा, और यहाँ पे रिएक्शन फिजिबल होगी, यानी कि ये वाला ईथर जो है यहाँ बन सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही वीक बेस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के साथ ट्रीट नहीं करता है। वहां पे ये कंपाउंड ना बना करके ये यहाँ पे डिकम्पोज होकर के एक कंपाउंड बनाता है जो कि एक एल्कीन होता है, ये वाला एल्कीन, जिसे 2-मिथाइल प्रोपीन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड यहाँ पे साइड कंपाउंड रहते हैं, एक इथेनॉल रहेगा और एक यहाँ पे HCl रहेगा। तो मतलब ये वाली रिएक्शन जो फिजिबल नहीं है, केवल रिएक्शन जो ए है वही फिजिबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि बी तो फिजिबल नहीं है। सी में कहा गया बोथ ए एंड बी, तो वो भी नहीं है, और डी की बात करता है नाइदर ए एंड बी, तो ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो कहा गया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो वहां पे कौन सा कंपाउंड मिलता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो ये कहा गया था कि हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये फॉर्मूला हाइड्रोक्सिल अमाइन का NH2S, जो कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ ट्रीट करता है, तो कौन सा कंपाउंड बनाता है। तो ये मैंने इमाइन फॉर्मेशन के टाइम पे करवाया था, ये अमोनिया की डेरिवेटिव है जो कि कार्बन कंपाउंड के साथ यहां पर जुड़ करके इस तरह का कंपाउंड बनाता है NOH, और इन कंपाउंड को हम यहां पे क्या कहते हैं, ऑक्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहां पे करेक्ट होगा, ऑक्सिन यहां पे फॉर्म होगा, ठीक है, और यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सिन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो 12 में कहा गया है फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, 2A gives out 3, the rate of the reaction minus DA upon DT is equals to, तो यहाँ पे ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया हुआ, एक रिएक्शन दे रखी है लाइक 2A gives out 3B, ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए यहाँ पे रेट फॉर्मूला लिखा होगा। तो अगर A के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा D कंसंट्रेशन A और अपॉन में कितना आएगा DT, ठीक है। प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में लेंगे तो प्लस आएगा, कोफिशिएंट का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 एंड D कंसंट्रेशन B और अपॉन में कितना आ जाएगा DT। हमें से BA2 को यहाँ पहुंचा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -D कंसंट्रेशन A
अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लाइक 2/3, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 एंड d कंसंट्रेशन p अपॉन dt। तो आपसे पूछा गया कि किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करेंगे तो 12 में ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, प्लस के 2/3 d कंसंट्रेशन p अपॉन dt। तो ये यहाँ पे काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल सा ड्राइव करना था, तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला कहा गया द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का नाम दे रखा है और इसके लिए आपको फॉर्मूला पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है डाइक्लोराइडो, है ना, डाइक्लोराइडो बेस, और ब्रैकेट में यहाँ पे दे रखा है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लैटिनम एंड प्लैटिनम 4, प्लैटिनम के बाद यहाँ 4 दे रखा है एंड नाइट्रेट। तो ये यहाँ पे इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना था, तो फॉर्मूला वाली ट्रिक आपको पता है, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23 जो है वो 3 मार्क्स के लिए, फिर 2 पार्ट है। पहले क्वेश्चन में कहा गया 23 का ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो आप जानते हैं कि बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड इज व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक पेंटोस शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस, यानी कि पेंटोस शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे राइबोस न्यूक्लियोफाइड यहाँ लेते हैं, जैसे कि सपोज लाइक यहाँ पे OH है एंड यहाँ पे OH है एंड यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। इस तरह से हमने यहाँ पे पेंटोस शुगर यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस भी होता है। मतलब ये क्या है, ये इतना वाला जो पार्ट है ये यहाँ शुगर है ना, ये वाला जो पार्ट है वो शुगर है, और ये यहाँ पे क्या है, बेस है। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है, मतलब यहाँ पे OH हटा करके अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, और अगर फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाए देन ये न्यूक्लियोसाइड से क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पेंटोस शुगर विद द नाइट्रोजनस बेस, एनी ऑफ द बेस लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। But when a nucleoside directly attached with the phosphate group, then it will make a nucleotide। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 23 का बी, what product would be formed when a nucleotide, मतलब जब आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड दे रखा हो, ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। What product would be formed when a nucleotide form DNA containing thymine is a hydrolyzed। मतलब मान लो कि यहाँ पे बेस की जगह यहाँ पे थायमीन है ना, थायमीन हमने ले लिया, तो थायमीन अगर लेंगे और ये न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि ये यहाँ से अलग हो जाएगा और ये यहाँ से अलग हो जाएगा, तो इसके प्रोडक्ट जो होंगे वो यहाँ पे रहेगा, लाइक एक तो यहाँ पे रहेगा थायमीन एंड बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस, एक तो थायमीन अलग निकल गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे रहेगा बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस, बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस, राइबोस यहाँ पे बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस, ये शुगर हो गई, और प्लस का तीसरा पार्ट कौन सा है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड, यानी कि बेस अलग हो गया, शुगर अलग हो गई और फॉस्फोरिक एसिड जो अलग हो गया। सिंपल सी बात है, वैसे ही प्रोटीन की तरह है, पहले क्या होते हैं एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से सॉरी पहले एमिनो एसिड फिर पेप्टाइड फिर पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमीनो एसिड। वैसे ही यहाँ पे लाइक इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो थायमीन जो है यहाँ से वो अलग हो जाएगा, शुगर यहाँ से अलग हो जाएगी और फॉस्फेट को भी यहाँ पे अलग हो जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन, ऊपर जो पूछा गया था वही यहाँ पूछा गया, बस आपको बच्चों को समझ में आना चाहिए था। तो 3 प्रोडक्ट, थायमीन बेस अलग होगा, लाइक एक शुगर जो है पेंटोस वो अलग होगी, एंड नेक्स्ट वन दैट इज फॉस्फोरिक एसिड वो वहां पे अलग हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। उसमें कहा गया था राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। तो पहला कहा गया कोल्मे रिएक्शन। अब बताओ कोल्मे रिएक्शन कौन नहीं जानता है, कोल्मे रिएक्शन सब जानते हैं। कोल्मे रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन से शुरू की फिनॉल की रिएक्शन है। उसमें क्या होता है कि फिनॉल यहाँ पे लेते हैं और फिनॉल की जो ट्रीटमेंट है वो किससे कराई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे उसे गर्म करते हैं, लाइक इसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट करते हैं। लाइक टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे लाइक 398 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे एंड 427 atm यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसे यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे कहते हैं। और सैलिसिलिक एसिड ही जिसे ऑटो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे बेंजोइक एसिड सॉरी ये कोलवे-श्मिट रिएक्शन कहलाएगा। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कैन यू बिलीव इट? वो 2 नंबर मिलने वाले हैं इसके लिए, सिर्फ इतना लिखने के लिए। एक था विलियमसन रिएक्शंस, उसके लिए तो बहुत ही अच्छे से आपको पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो क्या मिलता है, सोडियम का यहाँ पे इथॉक्साइड मिलता है ना। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, अल्काइल हैलाइड से, जैसे कि C2H5CH Br से। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, साइड कंपाउंड यहाँ पे NaBr निकलता है। ये यहाँ पे इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे डाइइथाइल ईथर यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। तो 1 नंबर आपको इसके लिए मिलने वाला है। सो दैट इज द वेरी इजी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन जिन्होंने पढ़ी होगी उनके लिए बहुत इजी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। 25 में कहा था डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, यानी कि आपको जो कन्वर्जन करने हैं वो 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले स्टेप में कहा गया कि आपको मिथाइल साइनाइड दिया जाएगा और मिथाइल साइनाइड से आपको बनाना है एसीटोन बनाना है, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे मिथाइल साइनाइड लिया। मिथाइल साइनाइड आप सभी जानते हैं CH3CN होता है। इसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले हम जो बेटा कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं लाइक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। मिथाइल किस पर अटैक करेगा, कार्बन को, और MTBr नाइट्रोजन को। तो अब यहाँ पे गिब्स आउट के बाद यहाँ पे CH3C के साथ यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि M3 के साथ Br यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे N नाइट्रोजन और इसके साथ यहाँ पे क्या अटैच हो गया बेटा, MTBr। अब क्या करना है, इसका हमें कराना है हाइड्रोलाइसिस। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, लाइक यहाँ पे MTBr को तो क्या मिलेगा, OH मिलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 C और यहाँ पे डबल बॉन्ड को CH3 और साइड कंपाउंड क्या रहेंगे, एक NH3 और एक यहाँ पे MgOH और यहाँ पे Br। तो यहाँ पे एसीटोन को 2 स्टेप में आप इस तरह से बना लोगे। तो ये था आपके 2 नंबर के लिए था, तो आप इसे इजीली यहाँ पे फॉर्म कर लोगे। सेकंड में आपको क्या करना है कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, वो भी 2 स्टेप में बनाना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे बेंजोइक एसिड लोगे बेटा यहाँ पे इस तरह से, एंड इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे पहली बार में आपको क्या मिलेगा, सोडियम बेंजोएट मिलेगा। सोडियम बेंजोएट बनने के बाद इसका क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करेंगे, H2O+H+। तो यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे बेंजीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। देखो कितने इजीली यहाँ पे कुछ हो पा रहा है। तो दैट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया सेक्शन सी से। अब यहाँ पे हम 3 मार्क्स के लिए आ गए। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कहा गया पहला क्वेश्चन है 26 का ये, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ COEN होल ट्वाइस Cl2 व्हिच इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड बाइंड। यानी कि आपको इसके आइसोमर्स लिखने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने हैं। एक कॉम्प्लेक्स रखा है उसके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने हैं, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स है COEN होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। इसके बेटा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने हैं एंड फिर बताने कि उन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, ये प्लेन बना लिया। प्लेन बनाने के बाद लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, EN होल ट्वाइस लेना है। तो एक EN हमने यहाँ पे ले लिया, ओके, एंड लाइक एक EN हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एंड उसके बाद एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया। तो जो सिमिलर लाइगेंड है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 का। चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं। तो ये एक तो बेटा यहाँ पे सिस आइसोमर हो गया। अब दूसरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और फॉर्म करते हैं, लाइक यहाँ पे इस तरह से एक आइसोमर हमने और फॉर्म किया यहाँ पे, ये वाला। इसी के लिए दूसरा आइसोमर यहाँ फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो सिमिलर लाइगेंड्स हैं उनके बीच में यहाँ पे कितना एंगल बनना है, 180 का। और 180 का यहाँ पे जो एंगल बनता है सिमिलर जो लाइगेंड्स होते हैं उनके बीच में, से ट्रांस आइसोमर कहते हैं। अब बताना है सिस ट्रांस। देखो 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। फिर बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आई थिंक सो दैट जो सिस आइसोमर है यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि जब इसका जब आइसोमर यहाँ पे देखेंगे, दूसरा ऑप्टिकली जो आइसोमर देखेंगे, तो ऑप्टिकली आइसोमर इसका कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक
यहाँ पे इसका तो आइसोमर देखेंगे तो यहाँ पे लाइक हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, EN जो है बेटा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसका EN यहाँ पे आ जाएगा, NCl यहाँ पे आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला EN दो यहाँ पीछे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो अगर इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर इसका मिरर इमेज देखोगे तो यही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये कैसा हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। सो दिस इज वेरी गुड आंसर टू अटेम्प्ट, मतलब बहुत इजी था, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है और मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है। किसका लिखना है? COF6 और यहाँ पे 3 नेगेटिव। ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये डी ब्लॉक से आया हुआ है और ये यहाँ पे VVT से पूछा गया। आपको एक सा मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो क्या करेंगे? कोबाल्ट ले लीजिए, ठीक है, कोबाल्ट ले लिया, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 27, निकाल लो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, F का कितना होता है -1, 6 बार -6 को तक भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +6, उसे वहां पे कितना मिलेगा -3, तो कितना आ गया +3, यानी कि कोबाल्ट को कुल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। तो कोबाल्ट का जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 27 की वजह से 3d7 एंड 4s2 एंड यहाँ पे 4p0। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डाल दिए, तो यहाँ बचे 3d6। 3d6 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, d सबसेट में 5 ऑर्बिटल, यहाँ पे s सबसेट, s में 1 और p में कितने होते हैं यहाँ पे 3। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हम रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, बस 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे स्पिन किस तरह की होगी, लो स्पिन होगी क्या हाई स्पिन होगी। तो उसके लिए हमें लिगेंड लिखना होगा फ्लोराइड। तो फ्लोराइड के बारे में हम जानते हैं कि ये कैसा है हमारे पास, ये वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब देयर इज नो रीअरेंजमेंट विल बी टेक प्लेस, है ना, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट अब क्या होगा, लाइक यहाँ पे 6 लाइगेंड टच करने, तो 6 लाइगेंड के लिए हमें ऑर्बिटल की 6 ही चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अवेलेबल है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4d भी ले लेंगे ना, 4d के 5 ऑर्बिटल यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक s का, p के 3 और d के 2, यानी कि यहाँ पे लाइक इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप रहेगा वो sp3d2 रहेगा। और यहाँ पे जितने भी 6 फ्लोरीन हैं वो अपने लाइक लोन पेयर को डोनेट करके इसके साथ वेटेड बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो कैसी हो गई, स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे कोबाल्ट और 6 फ्लोरीन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे अटैच होंगे, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। μ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर n+2 होता है। तो यहाँ पे n 4 है और यहाँ पे 4 + 2 कितना हुआ 6 हो जाए, कितना हो गया स्क्वायर रूट 48। स्क्वायर रूट 48 वो मैग्नेटॉन, इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मतलब ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ये क्वेश्चन जो है ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा था COF6 3 नेगेटिव, ये पहला मैग्नेटिक होगा पहली बात, और दूसरा इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो कितना होगा, sp3d2 होगा। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्यूशन से, फिर से सॉल्यूशन से एक न्यूमेरिकल आ गया है और जो कि काफी इजी हो सकता है, मतलब है न्यूमेरिकल। कहां से पूछा गया, वांडा फैक्टर से आया, क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो वांडा फैक्टर तो आएगा ही आएगा ना। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में कहा गया एक हमारे पास एसिड है बेटा, एसिड का नाम है फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे फ्लोरोएसिटिक एसिड है CH2 और यहाँ पे F, यहाँ पे COOH। आपको पता है कि जब ये लाइक एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो क्या करेगा, एक H+ आयन को डोनेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे COO नेगेटिव मिलेगा और प्लस करके H+ मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। बाकी बातें देखेंगे। उसमें कहा गया है ये जो हमारे पास ये जो लाइक सॉल्यूट जो दे रखा है इसका वेट दे रखा है Wb, तो Wb इज इक्वल टू दे रखा है 19.5, है ना। एंड यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास Mb, मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, इसका दे रखा है 78। और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट भी दे रखा है, वो है हमारे पास 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 500 ग्राम वाटर दिया है। और यहाँ पे दिया है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ΔTF होता है। ΔTF कितना दे रखा है, 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालना है, ठीक है। तो वहां पे अल्फा निकालेंगे, क्या करेंगे
सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे आई के का मान जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ वन का फैक्टर यूज होगा, डिसोसिएट हो रहा है, तो आई वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आई वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टीएफ अपॉन में यहाँ पे केएफ इनटू यहाँ पे एम आ जाएगा। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 1 दे रखा है, केएफ वाटर के लिए केएफ कितना होता है 1.86, यहाँ पे एम यानी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यूपी। डब्ल्यूपी कितना है बच्चों हमारे पास 19.5 है ना, और यहाँ पे डब्ल्यूबी इनटू 1000 अपॉन एमबी, अपॉन का एमबी कहां पहुंच जाएगा 78 ऊपर इनटू डब्ल्यूए कितना हमारे पास लाइक 500। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा एंड 2 से ये कटेगा कितनी बार कट जाएगा 39 बार, और इससे 39 कितने बार 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे आई वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1.86। अब यहाँ पे इसमें डिवाइड करके आई की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करके आई वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमें क्या करना है 2 में डिवाइड करना है 1.86 का, तो डिवाइड करने पर यहाँ पे आई वैल्यू 1.075 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आई वैल्यू आ गई। आई वैल्यू आने के बाद डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, जिसके लिए अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है i - 1 अपॉन n - 1। तो i इज इक्वल टू i अल्फा इज इक्वल टू i कितना 1.075 यहाँ पे आ जाएगा एंड -1 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है बच्चों हमारे पास 2 है, तो 2 - 1, तो अल्फा इज इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे 0.075 आ जाएगा, अपॉन में 1 लिखते लेंगे तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5% यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 27 वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 वाले में कहा गया है और लिखा है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, कोई से भी 3 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहला पार्ट है which isomer of C5H10, यानी कि एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला दे रखा है C5H10। C5H10 आइसोमर के लिए गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देगा C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है C5H10 दे रखा है और ये हमें देने वाला है C5 एंड C5H9Cl, और यहाँ पे H न्यू वर्सेस यहाँ Cl2 ले लो। तो ये ऐसा कौन सा कंपाउंड है, तो बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे ये कोई ना कोई एल्केन होगा। तो बच्चों एल्केन कहाँ से फॉलो कर रहा है, देखो जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एल्कीन का फॉलो कर रहा है, और एल्कीन जो है वो सनलाइट में रिएक्शन देता नहीं है, और दिया भी तो वहां पे कौन सा देगा, या तो विक देगा या जैम देगा, मतलब डाइहैलाइड देगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है मोनोहैलाइड बोल रहा है। तो मोनोहैलाइड बनाने के लिए C5H10 की बात करेंगे, तो यहाँ पे C5H10 जो है वो ये रहेगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हैलोजनेशन यहाँ पे करवाएंगे तो केवल एक सिंगल यहाँ पे मोनो लाइक हेलो प्रोडक्ट यहाँ पे देता है, जैसे कि साइक्लो पेंटाइल क्लोराइड यहाँ पे देगा, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड और प्लस करके यहाँ पे HCl। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है हमारे पास C5H10। अगर हमें इसकी जगह एल्कीन लिया होता तो वो एल्कीन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं देता, वो डाइक्लोरो प्रोडक्ट देता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, C5H10 पूछा गया तो यहाँ पे क्या होगा साइक्लोपेंटेन यहाँ पे रहेगा। तो C5H10 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अगला दिया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। एक नंबर का कितना इजी क्वेश्चन, SN2 के और मतलब रेस्पेक्ट में SN2 के लिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है। पहला ऑप्शन है 2 ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन ले लो भाई, ये हो गया पेंटेन 1 2 3 4 5। अब 2 के साथ यहाँ पे क्या लगाना है ब्रोमो, ये 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया। सेकंड दिया है 1 ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पेंटेन फिर से बना लो बेटा। अब यहाँ पे 1 वाला कार्बन है, यहाँ पे दिया लगा दो, ये 1 ब्रोमोपेंटेन हो गया। तीसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि साथ ब्यूटेन है, तो 1 2 3 4। अब सेकंड वाले कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है 2 ब्रोमो यानी कि Br और एक यहाँ पे मिथाइल यानी कि CH3। अब यहाँ पे अगर तीनों को यहाँ पे कंपेयर करोगे, यहाँ पे आपको SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पता करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो हेलो एल्केन है ना, तो Br इस कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे देखो जरा, इसकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री है। यहाँ पे Br इस कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री कितनी है भाई, यहाँ देखो सिर्फ 1 डिग्री है, और यहाँ पे इससे अटैच है तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये 3 डिग्री है। तो अगर आप SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपको याद हो तो 1 डिग्री जो है वो सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा होता है, देन यहाँ पे 2 डिग्री और देन यहाँ पे 3 डिग्री। और अगर SN1 के लिए बात करें तो 3 to 1 आता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इस वाले की होगी, क्योंकि 1 डिग्री का हेलो एल्केन है। तो
तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN यहाँ पे SN2 के लिए, राइट, SN2 के लिए बात कर रहे हैं। फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए। अगला कहा है क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 28 का सी पार्ट भी है, क्योंकि इसमें से 3 करने थे ना, 4 पार्ट दिए थे, 2 पार्ट तो हो गए हमारे। अगला है वाई पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे लाइक क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन has higher melting point than those of ortho and meta isomers, यानी कि पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो वाले से और पैरा मेटा वाले से ज्यादा कौन सा होता है? तो बिकॉज बहुत इजी है, ड्यू टू द सिमेट्री। तो यहाँ पे जो सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत जो है ज्यादा होता है। तो इट इज द ओनली फॉर द सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। अगला डी पार्ट भी दिया है, डी पार्ट भी काफी ज्यादा इजी था। यहाँ पे आपको क्या दिया था? साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड रखा था। इसकी ट्रीटमेंट किसके साथ करानी थी? मैग्नीशियम के साथ। इसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटाइल। और यहाँ पे MgBr बनेगा। आप क्या करेंगे बच्चों? इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे Mg को तो OH मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? MgOHBr मिलेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, यानी कि साइक्लोब्यूटेन यहाँ बन जाएगा। तो वहां पे A और B ड्रिंक ब्लैंक्स में थे, तो यहाँ पे A ये बनेगा और B ये बनेगा। देखो एक नंबर कितनी जल्दी से आ जाता है। तो एक नंबर बहुत ही इजी था, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 ये वही न्यूमेरिकल है जिसके बारे में बात कर रहा था। जो लास्ट हमने जो फिजिकल केमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो जो बनाई थी, उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही था। अगर आप उसे देखेंगे तो बिल्कुल डिक्टो यही है। और यहाँ पे काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50% कंप्लीट होती है 30 मिनट में। ठीक है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है 30 मिनट में एट 300 केल्विन। तो हम बात करते हैं, एक टेंपरेचर दे रखा है 300 और T1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 300 केल्विन मान लिया। और ये 50% कंप्लीट हो जाती है, किसमें हो जाती है? लाइक यहाँ पे T हाफ हो गया इसका। ठीक है, T हाफ होती है आपका 30 मिनट में। ठीक है, तो क्या यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं? K निकाल सकते हैं। K का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.6932 अपॉन T हाफ, तो 0.693 और अपॉन में T हाफ। तो T हाफ कितना हमारे पास? 30। T1 टेंपरेचर पर है, जैसे K1 मान लिया। फिर आगे कहा गया एंड, यानी कि और 10 मिनट एट 320 केल्विन, यानी कि टेंपरेचर अगर यहाँ पे T2 320 केल्विन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो T हाफ है वो फिर 30 मिनट की बजाय यहाँ पे 10 मिनट रह जाता है। और रेट कांस्टेंट T2 कितना आ जाएगा? 0.6932 अपॉन K। आपको निकालना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये पता करना है। तो आर्गेनियस इक्वेशन यहाँ लगा देंगे। आर्गेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला पता होगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहता है? EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R एंड इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे log K2 की लगाएंगे 0.6932 अपॉन में यहाँ पे 30 इंटू K1 की वैल्यू 0.6932 अपॉन 10, अपॉन का 10 पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालनी है। यहाँ पे 2.303, R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 होती है। T2 की वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ पे 320 है। T1 की वैल्यू यहाँ पे 300 है। ठीक है, और यहाँ पे T1 T2 यानी कि यहाँ पे 320 और मल्टीप्लाई 300। तो जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 10 से 30 3 बार कैंसिल होगा, यहाँ पे 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3। और यहाँ पे क्या होगा आगे देखते हैं, कैलकुलेशन देखेंगे इसकी। यहाँ पे बेटा हमारे पास बचेगा 1/3। ठीक है, लाइक तो यहाँ पे लाइक ये बचा हमारे पास K2 अपॉन K1। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, K2 पहले लगाना था, तो K2 यहाँ पे कितना है? ये वाला है, यहाँ पे 10 आएगा और K1 यहाँ पे 30 था, तो यहाँ पे 30 आएगा, तो 3 जो ऊपर आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास बचता है log 3 बचता है। और यहाँ पे ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना है 2.303 का, मल्टीप्लाई करना है 8.314 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों 19.147।
इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 320 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9600 यहाँ पे आ जाएगा बेटा ना, 0 से कैंसिल कर दिया, इससे इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 आ जाएगा यहाँ पे 1/4800। अब log 3 के तो जानते हैं 0.4771 होता है, ये डिवाइड रीडिंग है मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो 19.147 आ जाएगा, और ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो यानी कि 4800 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा EA। ठीक है, अब क्या करना है 0.4771 में मल्टीप्लाई करना है 19.147 का, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 4800 से, तो यहाँ पे हमारे पास EA एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 43848.16 जूल, और जब इसे किलो जूल में निकालेंगे तो 1000 का यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो EA इज इक्वल्स टू 43.848 यहाँ पे किलो जूल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल थे, लाइक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा हो गया है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में भी यहाँ पे 2 पार्ट रखे हैं यहाँ पे, और काफी लंबा क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूरा क्वेश्चन में कहा गया कि राइट द मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म लिखनी है ऑफ द गिवन फॉलोइंग रिएक्शंस। एक रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे लिखनी है, वो देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल से लिए हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम है और 413 केल्विन पर यहाँ पे ट्रीट किया गया, तो यहाँ पे CH3CH2O एंड CH2CH3 यहाँ पे डाइइथाइल ईथर बना है, एंड प्लस यहाँ पे H2O ये बना हुआ है। तो इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इथेनॉल लेंगे। इथेनॉल के बारे में क्या जानते हैं, इट इज ए वीक बेस, एक वीक बेस होता है। H+ आयन लेंगे, इसका लोन क्या करेगा, इसे लोन देगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे OH2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वाटर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ से अलग निकल जाएगा, तो यहाँ पे H2O, और यहाँ पे क्या होगा, इथाइल कार्बोकैटायन जो कि बहुत ही लेस स्टेबल है, तो मतलब यहाँ बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक और इथेनॉल ले लेंगे। एक और इथेनॉल क्या है हमारे पास, C2H5OH, ये वीक बेस है, ये इसको लोन देगा। फिर से एक बार क्या होगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH2O एंड देयर इज H एंड देयर इज C2H5, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव। इसके साथ बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, H+ आयन को बाहर निकाल देगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2O एंड यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी जो कि बहुत ही इजी थी। आगे 30 का सेकंड पार्ट भी है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इन इज स्टीम वोलाटाइल वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट, यानी कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसकी जो स्टीम है वो वोलाटाइल है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल की स्टीम वोलेटाइल नहीं है। तो आपको पता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो स्टेबल होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइक H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेते हैं, सो दिस इज द लाइक ऑर्थोनाइट, ये फिनॉल हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लेंगे, सो दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। तो H बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टीम जो कैसी होती है, वोलेटाइल। तो 30 का सेकंड पार्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइक ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, बस इतना लिख देंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 30 का बी पार्ट, व्हाट हैपन व्हेन, यानी क्या होता है जब एनिसॉल। एनिसॉल क्या होता है, एनिसॉल एक ईथर है, हेटेरोसाइक्लिक ईथर होता है, जिसमें एक ब्रांच जो मिथाइल होती है और एक ब्रांच क्या होती है, फिनाइल, यानी कि मिथाइल फिनाइल ईथर जो होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, एनिसॉल कहते हैं। तो एनिसॉल की ट्रीटमेंट करानी है, किससे करानी है, CH3Cl से करानी है, और एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस में। तो दैट इज वेरी इजी रिएक्शन। सो दिस इज मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। एंड इसकी रिएक्शन जो हमें करानी है वो किससे करानी है, मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे यहाँ पे, और एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस में। सभी को पता होगा कि ये भी एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन रिएक्शन है। एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर कंपाउंड आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे CH3 और एक बार जो ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, और एक बार जो है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आएगा, पैरा वाला जो है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बच्चों को जिनको पता नहीं है, मैंने कहा था कि नाम से नहीं आएगी, कल ही कहा था
किसी भी रूप में आ सकती है, कन्वर्जन में कैसी भी आ सकती है। सो दिस इज द एफसी अल्काइलेशन। अगला कहा गया कि फिनॉल को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है सोडियम डाइक्रोमेट से, दैट इज आल्सो वेरी इजी रिएक्शन। मैंने उसमें कहा था लाइक रिवीजन में कहा था कि आप फिनॉल की कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे लाइक हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में फिनॉल का। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है, सभी को पता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसकी। सो बेंजोक्विनोन यहाँ फॉर्म होता है, तो ये भी हो गया आपका बेटा। थर्ड पार्ट है कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हीट किया जा रहा है कॉपर की प्रेजेंस में। तो ये कहां से आया, ये कैटालाइटिकल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है बेटा। जब आप अल्कोहल का डिफरेंशिएट सीख रहे होते हो और कॉपर के साथ जब उसे गर्म कर रहे होते हो, तो ये एक कैटालाइटिकल डिहाइड्रेशन है। जब गर्म करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको एक एल्कीन मिलता है, इस तरह से आइसोब्यूटीन भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का एल्कीन मिलता है। तो ये 30 के बी पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हो गया। उसने पूछा था केवल केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बस इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन है जो कि केस बेस्ड स्टडी से है। मैंने केस बेस्ड स्टडी के बारे में भी पहले आपको बताया था कि केस बेस्ड स्टडी से आपको केस बेस्ड स्टडी पढ़नी नहीं होती है, क्योंकि वो तो एक कॉपीराइट होता है सिर्फ किसी पैराग्राफ का, किसी बुक का। बाकी आपको आंसरिंग जो करनी होती है वो खुद अपने आप करनी होती है। अब देखते हैं कि एक लाइक 31 में कहा जाता है कि केस बेस्ड स्टडी है, कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सीएसिटेट एंड कीटोन्स दे आर ब्ला ब्ला, बहुत सारा कुछ यहां दे रखा है, तो उसे हमें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जब देखेंगे वहां क्वेश्चन देखो बस केवल। क्वेश्चन में कहा है द पेंटा एसीटेट ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलामाइन, व्हाट डज इट इंडिकेटेड दैट। तो ये क्या इंडिकेट करता है वो आपको बताना है। तो पहले तो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बना लेते हैं, कैसे बनेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक हमने पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाना है, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज, ग्लूकोज में यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे OH है ना, और यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ये यहाँ पे ग्लूकोज होता है। अब पेंटा एसिटिल ग्लूकोज लाने के लिए आप चाहो तो इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकते हो, या आपकी मर्जी चाहे तो आप इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा सकते हो। दोनों में से किसी भी कंपाउंड से इसकी रिएक्शन जो करवा सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे OH है ये यहाँ से हट जाएंगे, H यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे साइड कंपाउंड बनेगा। अगर ये आएगा तो यहाँ पे साइड कंपाउंड CH3COOH बनाएगा, अगर ये आएगा तो साइड कंपाउंड HCl बनाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो लाइक यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चेन बन के आएगी, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ O और यहाँ पे COCH3 एक बार, फिर से यहाँ पे O और यहाँ पे COCH3 दो बार आ गया, यहाँ पे O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CH3 1 2 3 4 और यहाँ पे लास्ट टाइम 5 बार O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। और फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि ये रिएक्शन जो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ट्रीट नहीं करती है। अब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ट्रीट कैसे करेगी, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकती भाई। पहले अगर यहाँ पे ग्लूकोज होता तो हाइड्रोक्सिलामाइन यानी कि NH2OH जो है इसके साथ ट्रीट करके क्या बनाती, ग्लूकोज ऑक्सीजन बना लेती। लेकिन यहाँ पे पेंटा एसिटिल ग्लूकोज आने की वजह से, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज आने की वजह से वो हाइड्रोक्सिलामाइन से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ट्रीट नहीं कर पाएगी। और उसने ये बताया कि व्हाट डज इट इंडिकेट, और ये क्या इंडिकेट करता है, अब ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैंने कई बार इसके बारे में कहा है कि अगर आपको ये बताना हो कि शो कीजिए, दिखाइए कि ग्लूकोज जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द हाइड्रोक्सिलामाइन डू नॉट treated with a penta acetyl glucose and it shows that कि penta acetyl glucose contains 5 hydroxyl group। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। Why cannot vitamin C is stored in our body, यानी कि विटामिन सी को हम अपनी बॉडी में क्यों नहीं रख सकते, मतलब स्टोर क्यों नहीं कर सकते। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि विटामिन सी के बारे में क्या जानते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 70% वाटर होता है, तो विटामिन सी जब आती है तो पानी में हो जाती है सॉल्युबल, और सॉल्युबल होने के बाद वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, तो मतलब बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती है। दैट इज द आंसर। आगे कहा गया डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू द प्रोटीन्स। प्रोटीन से रिलेटेड आपको डिफाइन करना है। पहला पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड आपको पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। डिस्क्राइब कर देंगे।
डीनेचुरेशन क्या होता है कि जब किसी प्रोटीन को लाइक हीट करते हैं या उसमें कोई बेस मिलाते हैं तो उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। तो ये सी पार्ट हो गया। आगे इस इन तीनों की बजाय एक और करके क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कहा गया कि आपको एनोमर्स समझाना है। एनोमर्स, तो एनोमर्स समझाना है। जिन बच्चों ने ग्लूकोज की एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स सीखी होंगी तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स सीखी थी, एनोमेरिक स्ट्रक्चर। लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, ये ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से आपको। लाइक यहाँ पे लाइक ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पे ये वाला 6 कार्बन। 6 वाले पे क्या होता है, CH2OH होता है, और पहले वाले कार्बन और 5वें वाले कार्बन की क्या होती है, यहाँ पे इस तरह से साइक्लिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाता है। ये 1 2 3 वाले में क्या होता है, OH लेफ्ट होता है, और यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे राइट होगा, और यहाँ पे लाइक सॉरी ये 1 वाला कार्बन है, 1 वाले का जो OH है वो यहाँ होता है, बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो एक बॉन्डिंग को ये होती है। इसकी जब दूसरी एरोमेटिक स्ट्रक्चर निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें ये वाला जो OH है, ये वाला OH, ये वाला भी इधर आ जाता है। तो दूसरी इसकी जब इसका जो लाइक एनोमर्स बनेगा वो ये बनेगा, कुछ इस तरह से यहाँ बनेगा। ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। एंड 1 5 की यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनेगी यहाँ पे इस तरह से, और सेकंड वाले का यहाँ पे HOH हो गया, ठीक है, थर्ड वाले का OHH हो गया, और फोर्थ वाले का HOH हो गया, और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। तो यहाँ पे ग्लूकोज की यहाँ पे ये आपको लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, दे आर द एपीमर स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे की एपीमर स्ट्रक्चर्स भी हैं, एंड इन्हें हम लाइक एनोमर्स भी कहते हैं। ग्लूकोज की एनोमेरिक स्ट्रक्चर है जो मैंने कई बार आपको सिखाई होंगी, आपकी नोटबुक में भी हो रखी होंगी, दे आर द एनोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अगला है कि ग्लूकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो ग्लूकोसिडिक लिंकेज भी समझाना बहुत इजी था। जब जैसे कि मान लो जब डाइसैकेराइड्स बनते हैं तो डाइसैकेराइड जैसे कि लाइक जो हम बात करेंगे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, तो उनकी जो पेंटोज रिंग जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, अटैच होकर के ग्लूकोसिडिक लिंकेज वहां पे फॉर्मेशन करती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज हमने लिया, दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज। बीटा में क्या होता है, OH ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे OH नीचे, एंड थर्ड का OH यहाँ पे ऊपर आएगा, फोर्थ का OH नीचे, और यहाँ पे होता है आपका CH2OH, ठीक है। अब हमने फिर से यहाँ पे लाइक अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे बनानी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, एंड OH नीचे आएगा, OH नीचे आएगा, यहाँ पे ये OH नीचे आएगा, और ऊपर ये OH नीचे, और यहाँ पे CH2OH। तो जब यहाँ बॉन्डिंग करते हैं तो यहाँ पे 1/4 बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, एंड 1/4 बॉन्डिंग यहाँ पे, ये वाला जो है 1 नंबर कार्बन है, और ये वाला कौन सा है, 4। तो इसे कहते हैं 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज, इसे 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोसिडिक लिंकेज आपको बताया जाए तो आप बताओगे दैट लिंकेज बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन द डाइसैकेराइड। तो ये ग्लूकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ये आपकी जो लाइक एक्टिविटी थी, केस बेस्ड स्टडी थी, तो वो कम हो जाती है। 31 32 भी एक बहुत ही ज्यादा लेंथी यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से यहाँ पे एक केस बेस्ड स्टडी दे रखी है। मैंने जैसा हमेशा कहा है कि केस बेस्ड स्टडी के लिए आप लोग जो है उसको केस बेस्ड पढ़ना ही नहीं है, टाइम क्यों देना है उसे, मतलब जब वहां से कुछ लेना नहीं है तो वहां टाइम देना क्यों है। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ द अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल की एक्सेस एल्डिहाइड के साथ किस तरह से ट्रीट करेगी वो बताना है। तो दैट इज वेरी इजी रिएक्शन फॉर द एल्डिहाइड्स। क्या करेंगे, एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड क्या होता है, RCH होता है, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे, अल्कोहल से कराने पर क्या होगा, एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ से मिलेगा जो कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट करके वहां पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया एल्कोक्सी ग्रुप आ गया, OH मान लो से, एंड यहाँ पे ये H और कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये जो कंपाउंड यहाँ बन के आता है, इस कंपाउंड को यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। तो यहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्म होगा, एक्सेस में लिया है तो अल्कोहल को फिर से लेना पड़ेगा, ये फिर से OH को यहाँ पे हटा देगा, H2O बनाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे आपका ये वाला कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे OR डैश एंड OR डैश, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द एसिटल। तो जब भी एल्डिहाइड अल्कोहल के एक्सेस के साथ ट्रीट करेगा तो क्या बनाएगा, पहले हेमी एसिटल बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, एसिटल। तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होगी। तो एक नंबर पूरा हो गया। फिर है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर जो है वो एसिड है देन फिनोल। आपको पता है कि उनका जो कार्बन जो होता है वो मोर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है एज कंपेयर ऑफ द फिनोल। फिनोल का जो ऑक्सीजन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और कार्बन के जो ऑक्सीजन है वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, लेकिन
कार्बोक्सिलिक एसिड में वहां पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट जो होता है ऑक्सीजन पर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर ऑफ फिनॉल के, क्योंकि फिनॉल का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक में दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, सो दैट कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। सी पार्ट में बात करेंगे। सी पार्ट में कहा गया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी ऑफ द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अगेंस्ट आपको इन तीनों की एक्टिविटी निकालनी है। जिसका कार्बन ग्रुप जो है लाइक मोर रिएक्टिव होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे एक CH3CH1 ये वाला, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस है, CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, यहाँ पे C एंड डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, और तीसरा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। यहाँ पे 2 प्लस इफेक्ट काम कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 प्लस इफेक्ट काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस इफेक्ट काम कर रहा है। तो 1 प्लस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि CH3 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, यहाँ पे इसका बेस्ट अटैक होगा एज कंपेयर ऑफ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को अटैक करने वाला प्लस आई इफेक्ट वाला बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, और इधर भी CH3 है, तो यहाँ पे कार्बन को सपोर्ट करने वाले बंदे हैं। अब कार्बन की सपोर्ट कर ही रहा है तो उसे दूसरे न्यूक्लियोफाइल के अटैक की क्या आवश्यकता है। ऐसे यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट होगा वो कम होगा। अब कार्बन का जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो स्लोअर पड़ जाएगा। तो आई थिंक सो दैट एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के लिए। देन नंबर 2 पे आ जाएगी हमारे पास एसीटोन की, और नंबर 3 पे आ जाएगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद है लाइक यू राइट ए केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनल एंड द प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनल और प्रोपेनॉन होता है। प्रोपेनल क्या होता है, लाइक CH3 CH2 एंड CHO ये दे रखा है ना, प्रोपेनल, एंड एक दे रखा है प्रोपेनॉन, तो ये प्रोपेनॉन दे रखा है। तो प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में डिस्टिंग्विशन करना है, तो कौन सा टेस्ट लेंगे, बहुत सिंपल है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते थे, जिनमें एक तो ये वाला ग्रुप हो, ये वाला, ये यहाँ पे OH, और या फिर यहाँ पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन यहाँ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 32 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, और करके, मतलब इसका भी और करके दे रखा है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप नीचे वाले क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। अगले वाले में दिया है कि यहाँ पे एक साइक्लोहेक्साइल लिंक दे रखी है इस तरह से, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल लिंक दे रखी है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कॉम्प्लेक्स दे रखा है Ag NH3 का होल्ड ट्वाइस और पॉजिटिव। आई थिंक सभी आप इसको पहचानते होंगे, क्या है, टॉलरेंस रीजेंट है। टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या कर सकता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक में जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C+H, और ये वाला बंदा यहाँ पे ऐसे रहेगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगली बार में यहाँ पे क्या दे रखा है, ये यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है, और बेंजाल्डिहाइड की ट्रीटमेंट कराई गई है जिससे NH2 तो ये क्या है बेटा, ये सेमी कार्बोनिल है, आपको पता है सेमी कार्बोनिल है, जो कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कैसे ट्रीट करता है, बाय एडिशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे सेमी कार्बन क्या करेगा, इसके साथ ट्रीट करेगा, वाटर को बाहर निकालेगा और सेमी कार्बन जोन बना देगा। सेमी कार्बन डायरेक्ट था, सेमी कार्बन जोन बनाएगा, तो ये बेंजीन आ जाएगी, ठीक है। बेंजीन में ये जो कार्बन है इसके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, देन यहाँ पे C+H, देन यहाँ पे NH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। तो ये यहाँ पे क्या होगा, लाइक ये हो जाएगा आपका एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। सो ये यहाँ पे इसका एडिशन का 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 वाला न्यूमेरिकल है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दो न्यूमेरिकल यहाँ पे एक के बाद एक हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है शेयर किया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक के बाद एक आती रही है। 3-3 नंबर के 2 लॉन्ग आंसर हैं, 6 नंबर के 2 न्यूमेरिकल यहीं पे ही हैं। ये क्वेश्चन भी हमने फिजिकल जो वीडियो बनाई थी उसमें दिया गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ m ऑफ मिथेनोइक एसिड, यानी मिथेनोइक एसिड इसकी मतलब m लिखा है, m का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो कंसंट्रेशन दे रखी है, एसिड इज 8 × 10⁵ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपको एक लैम्डा m निकालना है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा निकालना है। A for lambda m not for the methanoic acid is 404 Simon centimeter square mole inverse, ठीक है। कैसे करेंगे, इसे करने के लिए यहाँ पे बेटा आपको एक तो दे रखा है आपको कंसंट्रेशन,
यानी कि मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज 2 into 10 की पावर -3 कैपिटल है। देन आपको दे रखा है कंडक्टिविटी, क्या होती है, कप्पा होती है, कप्पा इज 8 into 10 raised -5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। आपने निकालना है लैम्ब टाइम निकालना है, तो लैम्ब टाइम के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कप्पा 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहाँ पे लैम्ब टाइम इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू कितनी है, 8 into 10 की पावर -5, 1000 को क्या करेंगे 10 की पावर 3, मोलैरिटी कितनी है 2 into 10 की पावर -3। जब से सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा m इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लैम्डा m आ गया पहला आंसर, 1.5 मार्क्स तो सिर्फ इतने के ही आ गए। अब निकालना है आपको दे रखा है लैम्डा m नॉट दे रखा है, ये आपने कंसंट्रेशन का यूज करके निकाला तो लैम्डा m c हो गया, लैम्डा m नॉट दे रखा है 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालने का फॉर्मूला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट होता है, तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी कितना है 40, लैम्डा एम नॉट कितना है 404, तो आंसर कितना आएगा 0.09। परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9%, तो परसेंट ऑफ डिसोसिएशन 9% आ गया, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 9% आ गया। अगला क्वेश्चन भी फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, उसमें पूछा गया है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है डेल आर जी नॉट, डेल आर जी नॉट निकालना है एंड लॉग केसी, लॉग केसी पूछा है। देखो ये बहुत रिलीफ किया है, केवल लॉग केसी निकाल के छोड़ना है आपको। फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन, तो एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है बेटा यहाँ पे Na मतलब मीथेन एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag पॉजिटिव गिव्स आउट के बाद यहाँ पे Na2 पॉजिटिव, ये भी मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कराया था, जो वीडियो जो बनाई है उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी करवाया था आपको। यहाँ पे आपको E नॉट वैल्यू रखी है, E नॉट ऑफ निकिल Na2 प्लस अपॉन Ni इज इक्वल टू दे रखा है आपको माइनस का 0.25 वोल्ट। ठीक है, और सिल्वर का E नॉट दे रखा है Ag पॉजिटिव ऑब्लिक यहाँ पे Ag इज इक्वल टू प्लस का 0.80 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे E नॉट सेल निकालेंगे। E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट कैथोड, तो जो प्लस वाला होता है वो कैथोड होता है, तो यहाँ पे 0.80 हो गया, और E नॉट एनोड ये कितना है माइनस के 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे E नॉट सेल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.15, ये ऐड करेंगे तो 1.15 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, E नॉट सेल आ गया। E नॉट सेल वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे डेल्टा G नॉट निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है माइनस के NF E नॉट सेल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 है, तो यहाँ पे एंगुलर 2 आ जाएगी। फेराडे कांस्टेंट कितना होता है 96500, E नॉट सेल वैल्यू कितना हमारे पास 1.15, तो यहाँ पे डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लाइक 202,650 जूल, तो यहाँ पे डेल आर जी नॉट यहाँ आ गया, तो 1.5 मार्क्स यहाँ से आ गए। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, लॉग बेसिस ऑफ निकालना है, तो यहाँ पे शेष करके डेल आर जी नॉट का फॉर्मूला फिर से लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है -2.303 RT log KC, ये निकालना है, इसको इधर पहुंचा दो, तो यहाँ पे log KC इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डेल आर जी नॉट अपॉन 2 माइनस है, तो माइनस के 2.303 एंड RT वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ पे डेल आर जी की वैल्यू कितनी माइनस के 202,650 है, और यहाँ पे माइनस के 2 डेल आर जी नॉट निकाला, माइनस के 202,650 आ गया। फिर डेल आर जी नॉट को यहाँ पे एक और फॉर्मूला देंगे, लॉग केसी निकालना है, तो डेल आर जी नॉट का एक और फॉर्मूला होता है माइनस के 2.303 RT log केसी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, log केसी निकालना है, इसको यहाँ ऑर्डर पहुंचाएंगे, तो log केसी इक्वल्स टू डेल आर जी नॉट अपॉन माइनस के 2.303 RT आ जाएगा। R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है 298, ये दे रखा है। सॉल्व करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे log KC है ना, log KC इज इक्वल टू नीचे का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 35.516, ये आ जाएगा। और log को जब उधर भेजेंगे और उसका एंटीलॉग लेंगे, तो एंटीलॉग लेने पर यहाँ पे KC इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3.41 इंटू 10 की पावर 35। तो ये बोर्ड ने आपके लिए हेल्प कर दी कि आपको बहुत बच्चों को होता है कि लॉग नहीं निकाल पाते हैं, तो कोई नहीं, लॉग नहीं निकाल पाओ तो लॉग केसी में छोड़ो, क्योंकि उसमें लॉग केसी पूछा है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और केसी निकालोगे तो आपका इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। 34 में कहा गया है, 34 में कहा गया कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स को समझाइए। पहला है
E naught value for the Mn3 plus upon Mn2 plus couple is more positive than for the Cr3 positive upon Cr2 plus, ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया क्यों ज्यादा यहाँ पे मोर पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे Mn3 प्लस को रिड्यूस करके Mn2 प्लस लेके आना है, और वहीं दूसरे केस में Cr3 प्लस को रिड्यूस करके Cr2 प्लस लेके आना है। जरा इनको देखो जरा, मैग्नीज का रियल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d5 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करोगे तो कितना बचेगा 3d5 बचेगा। यहाँ पे क्रोमियम का रियल कॉन्फ़िगरेशन 3d4 एंड 4s2 होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3d4। अब आप इसमें से देख लीजिए विच इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे 3d5 जो है मोर स्टेबल होगा, किस वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन 3d5 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये वाला जो Mn3 प्लस अपॉन Mn2 प्लस जो कपल है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये जो है मोर लाइक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे शो करके, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी लाइक फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो ज्यादा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये मोर स्टेबल है ना। सेकंड है Sc3 प्लस इज कलरलेस वेयर Ti3 पॉजिटिव इज कलर्ड, इसका क्या रीजन है। तो अगर Sc की बात करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 एंड 4s2, और टाइटेनियम की बात करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d2 एंड 4s2। इसमें पूछा है Sc3 प्लस, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहां से 1 यहां से, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, और जब अनपिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा लाइट को, लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कलर कंपाउंड नहीं आएंगे, तो मतलब ये क्या होगा कलर लेस हो गया। यहाँ पे भी आपको क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 यहां से, तो 1 तो बचेगा, तो डी में क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा वेवलेंथ चेंज होगी और वहां पे कलर एमिशन आएगा। तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, तो ये कलरफुल हो गया, ये कलरलेस हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड समझते हैं ना आप लोग, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, लाइक एक्टिनॉइड सीरीज जो एलिमेंट है 7th ग्रुप में जो होते हैं, शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बताना है कि उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो काफी ज्यादा होता है, क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि एक्टिनॉइड्स में क्या होता है कि 5f ऑर्बिटल जो होता है, 6d और 7s, इन सभी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो इक्वल होती है, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी की वजह से ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो बस आपको इतना सा रीजन यहाँ पे लिखना था। अब है 34 का सेकंड पार्ट। 34 के सेकंड पार्ट में यहाँ पे कहा गया राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि KMnO4 या K2Cr2 की प्रिपरेशन यहाँ पे आ सकती है। आपको बनाना है कैसे, MnO2 से बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे MnO2 लेंगे, इसे क्या बोलते हैं पाइरोलूसाइड और कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस यहाँ पे पास करेंगे, और पास करते हुए इस कंपाउंड को या इस मिक्सचर को यहाँ पे हीट करेंगे, तो क्या होगा आपको यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा, K2MnO4 यहाँ मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट, दिस इज नॉट पर मैग्नेट, और यहाँ पे आपको H2O मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेशियम मैग्नेट, नॉट पर मैग्नेट। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पोटेशियम मैग्नेट यहाँ पे मिलता है K2MnO4 जो मिलता है, आप इसे दो तरीके से पोटेशियम पर मैग्नेट में चेंज कर सकते हो। एक तो सीधा सीधा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ट्रीट कर दो, लाइक मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट मिलेगा, और सॉरी नॉट ऑक्सीजन, क्योंकि हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्लोरीन से करेंगे, और प्लस करके यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ KCl, तो पोटेशियम परमैग्नेट बन गया। आपके पास एक और तरीका है, और ऑप्शन करके अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं कि आप पोटेशियम मैग्नेट लेकर के, पोटेशियम मैग्नेट इज व्हाट K2MnO4 लेकर के इसका आप ओजोन हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, ओजोन की प्रेजेंस में वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पे वही फिर से आपको पोटेशियम परमैग्नेट यानी कि KMnO4 एंड प्लस यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस यहाँ पे O2 मिलेगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे पोटेशियम परमैग्नेट को यहाँ पे बना सकते हो। सो दिस इज 34 के फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे हो गया, 5 मार्क्स के लिए था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट फिर से है 34 का बी पार्ट, मतलब 34 का ऊपर वाला नहीं कर पाते तो बी पार्ट कर सकते हो। जैसे अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को समझाइए। ट्रांजिशन मेटल्स हैव द फॉर्म अलॉयज, यानी कि वो अलॉयज फॉर्मेशन क्यों करती है। तो आपको पता है ये भी डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा था जनरल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं वो अलॉयज फॉर्मेशन क्यों करती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक मेटल्स की जो एटॉमिक रेडियस होती हैं वो सिमिलर होती हैं।
तो ड्यू टू द सिमिलर एटॉमिक रेडियस दे कैन फॉर्म द एलॉयज या मिक्सचर ऑफ एलॉयज, है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। नेक्स्ट Ce4 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, शायद ही कोई एक से एग्जाम जाता है कॉम्पिटिटिव जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता कि सीरियम 4+ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि Ce4 पॉजिटिव हैज ए टेंडेंसी टू अटेन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सीरियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करने के बाद वो यहाँ पे क्या करता है कि Ce3+ में आ जाता है, और वो खुद गेन करेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो मतलब इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो काफी ज्यादा होती है। सेकेंड पार्ट है कि राइट वन सिमिलैरिटी, एक सिमिलैरिटी बतानी है एंड वन डिफरेंस, और एक डिफरेंस बताना है बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में एक सिमिलैरिटी एक डिफरेंस बताना है। तो सिमिलैरिटी क्या होगी, दोनों में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वो n-2 f सब सेल में जाता है। सभी को पता है कि बाहर वाले से दो पहले वाले सेल में n-2 f सब सेल में जाता है। जैसे कि बात करेंगे कि लैंथेनॉइड में n-2 यानी कि 4f सब सेल में जाता है, और एक्टिनॉइड में क्या होता है 5f सब सेल में जाता है, मतलब n-2 f सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ये सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंस क्या होगा कि लैंथेनॉइड जो है वो केवल एक एलिमेंट को छोड़ करके प्रोमेथियम जो होता है उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। बाकी जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, मतलब एक्टिनाइड्स आर द ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स व्हाइल लैंथेनॉइड आर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रोमेथियम। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन, मतलब डाइक्रोमेट आयन दे रखा था, फिर से डी ब्लॉक आ गया आपके पास, Cr2O72 नेगेटिव है एंड इसका हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ ट्रीटमेंट करना था। तो यहाँ पे बेटा आपको क्रोमेट आयन मिलेगा, CrO4 नेगेटिव आयन यहाँ पे मिलेगा एंड प्लस यहाँ पे H2O मिलेगा। तो बस इतना करना था, इसके लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलने वाला था। 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो उसमें हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, गिव द रीजन, आपको रीजन बताना है। पहला पार्ट रीजन बताना है, aniline on nitration gave good amount of meta nitroaniline through the NH2 group on the ortho and para directing electrophilic substitution reaction। यानी कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं, एनिलीन का फॉर्मूला जानते हैं C6H5NH2 होता है, और जब उसका नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया एनिलीन क्या होता है C6H5NH2 होता है, और जब इसका नाइट्रेशन करने जाते हैं तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड को इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव पार्ट। तो जब इसका करेंगे यहाँ नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा प्रोडक्ट, मेटा अमाउंट जल्दी बनाता है, मेटा प्रोडक्ट बनाता है। अब मेटा यहाँ पे क्यों बनाता है, मतलब यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इसका नाइट्रेशन जब कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि नाइट्रेशन होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 तो होगा ही होगा, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ लेंगे। तो क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब ये H+ आयन प्रोवाइड करता है तो एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो इसको दे करके यहाँ पे एनिलियम जो है वो कैटायन बना लेता है, एनिलियम कैटायन। तो ये एनिलियम कैटायन बनता है यहाँ पे NH3 और यहाँ पे पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एनिलियम कैटायन। तो एनिलियम कैटायन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पर सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, सो दैट यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं तो उसका मेटा प्रोडक्ट जो है उसका यील्ड जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो दिस इज द रीजन। सेकेंड पार्ट में कहा गया कि डाइमिथाइलमाइन यानी कि CH3(NH), डाइमिथाइलमाइन है ना, डाइमिथाइलमाइन जो है वो मोर बेसिक है एज कंपेयर ऑफ ट्राइमिथाइलमाइन। ट्राइमिथाइलमाइन से मोर बेसिक है ट्राइमिथाइलमाइन इन एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन में। तो बहुत ही इजी है बेटा, क्योंकि एक्वेस सॉल्यूशन में अगर हम वाटर लेंगे तो ये वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन ये वाटर के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सो दिस इज द मोर बेसिक एज कंपेयर ऑफ 3 डिग्री अमाइन। अब ऐसे ही आपको पता होगा कि यहाँ पे इसका जो कोड होता है बेसिसिटी का वो होता है 213 फॉर द मिथाइलमाइन, है ना, एक्वेस सॉल्यूशन में। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा मोर बेसिक, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। आगे कहा गया 35 के ए का ही थर्ड क्वेश्चन है, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर द प्योर प्राइमरी अमाइंस। यानी कि अगर हम अल्काइल हैलाइड का अल्काइल हैलाइड का अगर हम अमोनोलाइसिस करके अगर अमाइंस बनाना चाहते हैं तो गुड मेथड नहीं है। गुड मेथड क्यों नहीं है उसके बारे में आप सीखेंगे क्यों नहीं है। क्योंकि देखो सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Br, है ना,
और हमने यहाँ पे इसका अमोनोलाइसिस कराया, यानी कि अमोनिया के साथ ट्रीट कराया, तो ये क्या करेगा, पहली बार में क्या करेगा, HBr यहाँ पे ले लेगा, HBr से यहाँ पे क्या होगा, लाइक यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार में क्या होगा कि लाइक यहाँ पे आपको मिथाइल अमाइन यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज द मिथाइल अमाइन, है ना, दिस इज द मिथाइल अमाइन। अब मिथाइल अमाइन बनने के बाद यहाँ पे जो अमाइन तो बन गया, लेकिन ये अमाइन जो एक बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए। प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए अच्छा मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि अमोनिया का जो डेरिवेटिव है ये बार बार यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके सेकेंडरी एंड टर्शरी और फिर क्वार्टरनरी जो है प्रोडक्ट बनाता है। तो यानी कि यहाँ पे केवल प्राइमरी नहीं बनता, सेकेंडरी अमाइन भी बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा, फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा, तब जाकर के रिएक्शन जो है प्रोसीड होती है। तो इसका मतलब ये गुड मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल प्राइमरी अमाइन नहीं बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सॉल्ट का सबका मिक्सचर बनता है, इसलिए ये गुड मेथड नहीं है। अगला है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, इनमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है ये बताना है। पहले कार्बिल अमाइन टेस्ट, तो कार्बिल अमाइन टेस्ट सभी जानते हैं। कार्बिल अमाइन टेस्ट में क्या होता है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हो या फिर एरोमेटिक अमाइन हो, ठीक है, या तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन हो या फिर एरोमेटिक अमाइन हो, ये जब ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ, नहीं सॉरी, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CH3 और कास्टिक पोटास क्या होता है KOH। तो यहाँ पे जब इनके साथ इनकी ट्रीटमेंट होती है तो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, एंड दिस इज द कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन और है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड आप लोग सभी जानते हैं, इसके लिए क्या चाहिए होता है, गैब्रियल थैलामाइड। तो ये हम यहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड लेंगे, C+ONH, दिस इज द गैब्रियल थैलामाइड। ट्रीटमेंट किसका करते हैं, KBr के साथ। तो यहाँ पे क्या निकलता है HBr और यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइड बन जाता है। सो दिस इज द पोटेशियम थैलामाइड, ओके, दिस इज द पोटेशियम थैलामाइड। तो पोटेशियम थैलामाइड यहाँ बनता है। फिर उसकी रिएक्शन किससे करते हैं, अल्काइल हैलाइड से करते हैं, जैसे कि अल्काइल हैलाइड के RBr ले लिया तो साइड कंपाउंड यहाँ KBr निकलेगा, एंड फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, एन अल्काइल थैलामाइड मिलेगा, एन अल्काइल थैलामाइड। एन अल्काइल थैलामाइड बनने के बाद फिर इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O/H+ करते हैं। तो पहली बार में क्या मिलता है, अमाइन बनता है RNH2, और क्या बनता है बच्चों, थैलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको ये थैलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन थी, तो दोस्तों की काफी इजी। अब बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 का ही कर रहे हैं, इसका और वाला पार्ट करते हैं। 35 का ए वाला पार्ट ऊपर का हो गया। आपको यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दे रखा था, दिस इज द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट कराना है किससे, CuCN से और Q+ साइनाइड से। तो क्या होगा, साइनोबेंजीन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, दिस इज द साइनोबेंजीन, है ना। साइनोबेंजीन बनने के बाद ये यहाँ पे ए हो गया, वहां फिलिंग द ब्लैंक्स था। इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अगर वो पार्शियल बोलता है तभी पार्शियल करते हैं, वरना तो हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और साइनाइड का यानी नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है भाई, कार्बोक्सिलिक बनता है। ये यहाँ पे बी कंपाउंड हो गया। देखो कितना इजी दे रखा है, मतलब इतना इजी पेपर है कि बस करते जाओ, पेन चलता जाएगा, बस रुकना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाइड बन जाएगा, अमोनिया के साथ यहाँ पे CONH2 यानी कि बेंजीमाइड बनता है। तो ये भाई आपका हो गया, कितना हो गया, 1 नंबर हो गया। फिर क्या दे रखा है कि नाइट्रोबेंजीन दे रखा है। नाइट्रोबेंजीन दे करके इसकी ट्रीटमेंट किससे कराइए, FeHCl से। FeHCl क्या है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि रिड्यूस कर देगा इसे, और रिड्यूस करके क्या बना देगा, अमाइन बना देगा, मतलब कि एनिलीन बना देगा। एनिलीन की ट्रीटमेंट किससे करेंगे, NaNO2 और HCl से, जो कि इसे किसमें चेंज कर देगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में चेंज कर देगा, है ना। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आ गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, इथेनॉल ट्रीटमेंट करना है। ये भी मैंने आपको नेम टेस्ट में करवाई थी आपको। तो यहाँ पे लाइक कई बार करवाई, ये मैंने आपको जेई लेवल्स की वीडियो करवाई थी, उसमें भी करवाया था, और नेम में भी करवाया था। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिलेगा, बेंजीन, और साइड कंपाउंड क्या रहेंगे, CH3CH2 एसिटाल्डिहाइड और प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। तो इसका प्रोडक्ट जो है बेंजीन होगा। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। उसके बाद लिखा है वाई एनिलीन, सेकंड पार्ट है, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो है वो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है, ये बताया उसने। मतलब ये एनिलीन ली हमने,
ठीक है, एनिलीन ये हो गया। अब ये अगर फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों नहीं करती है, रीजन ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज होता है, जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो अमाइन क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके सॉल्ट बना लेता है। तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे AlCl3 और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होने की वजह से ये यहाँ पे फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट तो लास्ट वन था कि यहाँ पे आपको एक तो दे रखा है इथेनॉल, दे रखा है C2H5OH, एंड फिर दे रखा है इथाइल अमाइन, दे रखा है इथाइल अमाइन C2H5NH2, और फिर दे रखा है ट्राई इथाइल अमाइन CH3CH2N एंड CH2CH3 एंड CH2CH3। इनको इनके लाइक अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पर। तो बहुत ही इजी है भाई, ये एल्कोहल क्या करता है, H1 नहीं करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो नंबर 1 ये हो जाएगा। ये प्राइमरी अमाइन है जो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो नंबर 2 ये हो जाएगा, और नंबर 3 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ पूरा। आई थिंक सभी ने अपना क्वेश्चन पेपर मिला लिया होगा। बाकी जो और सेट है उनमें आप आगे पीछे क्वेश्चन हो गए उनको मिला देना। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप कमेंट करके या फिर यूट्यूब में कमेंट करके आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड फिर से एक बार सभी ने अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लिया, सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जिसका भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा रह गया तो उसके लिए सोचना नहीं है। अब आगे के पेपर के लिए आपको तैयार होना है, और आगे फ्यूचर में क्या करना है, गोल क्या सेट करना है, उसके लिए तैयारी कीजिए। इसको जो भूल जाइए यहाँ पे क्या हुआ, कैसे किया, क्योंकि जो बीत गया है उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या करना है वो आप जरूर बदल सकते हैं। इसलिए जितना भी आपने किया है यहाँ पूरा आपको कराया गया है, अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लिया होगा, एंड उसके बाद आप आगे की तैयारी करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे वैसे आपको जो कंटेंट जो है, कोई भी कंटेंट आएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको जरूर प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।